गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, दैट इज कंप्यूटर वाली मैम। ओके, तो आज जो हम लोग सेशन कवर करने वाले हैं दैट इज ओनली प्रैक्टिस सेट ऑफ सीईटी। बिल्कुल सर पर है सीईटी, नेक्स्ट वीक सीईटी एग्जाम है, तो इसीलिए मैराथन क्लास रखनी ज़रूरी थी। प्रैक्टिस सेट की आप लोगों की डिमांड थी, तो देख लीजिए थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, प्लस पीवाईक्यू ऑफ एचएसएससी है, तो ज़रा कवर अप कर लेते हैं क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोग को आंसर्स आते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मेरी वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और इस टाइम तक तो आप लोग की प्रैक्टिस ऑन द टॉप होनी चाहिए। ओके, चलिए बात करते हैं। व्हाट डज डीपीआई मेजर? डीपीआई क्या नापती है? तो एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये डीपीआई का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? डीपीआई यानी डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। और इसी बात पर हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं प्रिंटर्स को लेकर। प्रिंटर की यूनिट्स हैं, प्रिंटर की यूनिट है, तो 3 यूनिट है प्रिंटर की। पहली है सीपीएस यानी कैरेक्टर पर सेकंड। और कौन से प्रिंटर्स होते हैं जिनकी यूनिट कैरेक्टर पर सेकंड होगी? वो प्रिंटर्स जो एट अ टाइम ओनली वन कैरेक्टर को यानी एक सिर्फ कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं, वो होंगे कैरेक्टर प्रिंटर्स, जिनकी यूनिट होगी सीपीएस। प्रिंटर की यूनिट 3 यूनिट होती है, सीपीएस, एलपीएम और पीपीएम, ठीक है। डीपीआई प्रिंटर की यूनिट नहीं है। ये क्वेश्चन भी बैंकिंग में जरूर पूछा गया है कि ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सी यूनिट प्रिंटर की नहीं है, तो डीपीआई नहीं है। 3 ही यूनिट है, सीपीएस, एलपीएम और पीपीएम। सीपीएस यानी कैरेक्टर पर सेकेंड। वो प्रिंटर्स जो लोग एक टाइम पर सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, तो उनके एग्जाम्पल होते हैं कैरेक्टर प्रिंटर्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल होते हैं कैरेक्टर प्रिंटर, और कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर 2 प्रिंटर आते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर 2 प्रिंटर आते हैं। एक प्रिंटर का नाम है डॉट मैट्रिक्स और दूसरा है डेजी व्हील, ठीक है। कैरेक्टर प्रिंटर, सॉरी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से क्वेश्चन बनता भी है कई बार कि कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो एक समय पर सिर्फ एक कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है, दैट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती, ये एक समय पर सिर्फ एक कैरेक्टर को कुछ इस तरीके से प्रिंट करता है। ओके, और ये कार्बन कॉपी के जैसे प्रिंट करता है। ये PSSB में भी क्वेश्चन आया था कि कौन सा प्रिंटर है जो कार्बन कॉपी के जैसे प्रिंट करता है, दैट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ओके, आगे बात करते हैं। दूसरे प्रिंटर का नाम, दूसरी यूनिट का नाम है एलपीएम यानी लाइन पर मिनट, जिसका एग्जाम्पल होता है लाइन प्रिंटर्स। लाइन प्रिंटर्स के अंदर 2 प्रिंटर्स आते हैं, एक ड्रम प्रिंटर है और दूसरा चेन प्रिंटर है। ये दोनों लाइन प्रिंटर हैं, ये एक समय पर एक लाइन को प्रिंट करते हैं, एक समय पर एक लाइन को प्रिंट करते हैं, ठीक है। और ये जितने 4 प्रिंटर्स हमने लिखे, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, इन सभी को हम लोग कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है। इन सभी को हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहते हैं, जो स्ट्राइक करते हैं। जैसे आपने कोई की प्रेस की, टाइपराइटर के जैसे काम करते हैं। जब आप कोई की प्रेस करते हो, वो जाके हथौड़े की तरह बचती है रिबन पर, रिबन पर लगी होती है इंक, जिससे वन कैरेक्टर एट अ टाइम प्रिंट हो जाता है, ठीक है। यानी मैकेनिकल कांटेक्ट रहता है पेपर और रिबन के बीच में, ठीक है। इसके बाद यूनिट आती है तीसरी, पीपीएम। पीपीएम यानी पेज पर मिनट, पेज पर मिनट, पेज पर मिनट, ठीक है। वो कौन से प्रिंटर्स होंगे जो एक टाइम पर कंप्लीट पेज प्रिंट आउट निकालते हैं? वो होंगे आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कौन से प्रिंटर्स आते हैं? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर आते हैं लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। लेजर प्रिंटर कौन सा प्रिंटर होता है? तो लेजर प्रिंटर वो होता है जिसमें आप ब्लैक एंड व्हाइट वाला प्रिंट आउट निकालते हैं ना, वो वाला प्रिंटर। लेकिन लेजर प्रिंटर कौन सी इंक यूज करता है? तो ड्राई इंक यूज करता है। ड्राई इंक को हम टोनर कहते हैं। ये थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। लेजर प्रिंटर ड्राई इंक यूज करता है, जिसको हम टोनर कहते हैं, ठीक है। ये प्रिंटर तो आप लोगों ने देखा है, ब्लैक एंड व्हाइट वाला, कैनन कंपनी का जो प्रिंटर है, व्हाइट कलर का, ग्रे कलर का, ये आप लोगों ने देखा होगा, वो प्रिंटर, उसकी बात की जा रही है, लेजर प्रिंटर, ठीक है। और उसके बाद एक और प्रिंटर है जिसका नाम है इंकजेट। इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो इस्तेमाल करता है लिक्विड इंक का, ये लिक्विड इंक का इस्तेमाल करता है। और एक और प्रिंटर है जिसका नाम है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर इंक का इस्तेमाल करता है प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। इंक का इस्तेमाल करता है प्रिंटिंग के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये आपकी टिकट है,
जो हम लोग बस में टिकट कटवाते हैं ना, दिस इज 1 टिकट, ठीक है। अब इस टिकट पर मैंने नाखून से, ये देखिए, नाखून से इस तरीके से मैंने किया, तो क्या हुआ, ये लाइंस बन गई, इसमें क्या हुआ, लाइंस बन गई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें लाइंस बन गई हैं, ठीक है। तो क्या मेरे नाखून में इंक थी, तो नहीं थी भाई इंक, मेरे नाखून में कोई इंक नहीं थी। तो ये लाइंस कैसे बनी, ये लाइंस कैसे बनी, ये लाइंस बनी बिकॉज ऑफ हीट। ये लाइन बनी है बिकॉज ऑफ हीट। तो जो थर्मल प्रिंटर होता है वो हीट का इस्तेमाल करता है प्रिंटिंग के लिए, ठीक है, ये हीट इस्तेमाल करता है प्रिंटिंग के लिए। और ये कहाँ यूज होते हैं, जो मिनी स्टेटमेंट भी आप निकालते हो वो भी 15 दिन में 10 दिन में फेड होती है, खाली होती है। ये जो बस की टिकट कटती है, जो मैंने टिकट अभी आपको दिखाई, इन सब के लिए हम लोग थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये तीनों प्रिंटर्स जो हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं, ठीक है। और इन तीनों की यूनिट होती है पीपीएम। तो प्रिंटर की 3 यूनिट हुई, सीपीएस, एलपीएम और पीपीएम, ठीक है। और डीपीआई क्या बताती है, डॉट पर इंच इसकी फुल फॉर्म है। ये बताती है क्वालिटी ऑफ पिक्चर। क्वालिटी ऑफ पिक्चर अगर आप कह रहे हैं तो क्वालिटी मतलब रेजोल्यूशन भी तो होता है, यानी डीपीआई रेजोल्यूशन ऑफ इमेज भी तो बताएगा, ठीक है। यानी जो आपने प्रिंट आउट निकाला है वो किस तरीके का निकला है, क्या साफ सुथरा प्रिंट आउट है या नहीं है, उसमें कुछ चीजें ब्लर तो नहीं है, ऐसा, ठीक है। तो अब आंसर देख लेते हैं जरा हम लोग। रेजोल्यूशन भी क्या होता है, ये भी एचएसएससी का क्वेश्चन है। तो रेजोल्यूशन हम लोग ऐसे कहते हैं ना कि आपकी पिक्चर की क्वालिटी अच्छी है, पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जर्नली तो हम कहते हैं ना ऐसा कि रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है। तो रेजोल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा, पिक्सल पर। तो रेजोल्यूशन क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं उनको हम कहते हैं रेजोल्यूशन, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस ना, इन पर कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं उसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन। तो देखिए नंबर ऑफ बिट्स, क्या डीपीआई क्या मेजर करता है, नंबर ऑफ बिट्स गलत, डेंसिटी ऑफ पिक्सल्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, बिल्कुल। मैंने क्या बताया, डीपीआई क्या मेजर कर रहा है, रेजोल्यूशन ऑफ इमेज। और रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन होता है नंबर ऑफ पिक्सल्स, नंबर ऑफ पिक्सल्स, ठीक है। जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी होगी पिक्चर की, ओके। तो यानी वो क्या मेजर कर रहा है, डेंसिटी ऑफ पिक्सल्स, कितने पिक्सल्स हैं, ठीक है। तभी तो जितने ज्यादा अच्छे पिक्सल्स होंगे, जितने ज्यादा पिक्सल होंगे, छोटे होंगे और नजदीक होंगे, उतनी अच्छी क्वालिटी होगी आपकी पिक्चर की, ठीक है। तो आंसर बन जाता है बी ऑप्शन। नेक्स्ट में तो फाइल स्टोर्ड है, फाइल स्टोर्ड से तो कुछ लेना देना नहीं है, और बिट से भी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ द पिक्चर तो डिपेंड पिक्सल्स पे करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉलर साइन इज यूज टू मेक रेफरेंसेस इन एमएस एक्सेल। ओके, एमएस एक्सेल का क्वेश्चन है, ठीक है। डॉलर साइन ना, चलिए, डॉलर साइन का क्या मतलब होता है, कुछ चीजें बता देती हूँ। रेफरेंस मतलब होता है सेल का एड्रेस, एड्रेस। तो हम लोग किसी भी फॉर्मूला में कोई भी फंक्शन यानी फॉर्मूला एक्सेल में लिख रहे हैं तो वहां पे सेल का एड्रेस हम लिखते हैं। सेल का एड्रेस कैसे लिखा जाता है, जैसे हमने A1 A6 लिखा, ये सेल का एड्रेसिंग है, ठीक है। तो सेल एड्रेसिंग मतलब सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस के 3 तरीके हैं, टाइप ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस मतलब सेल का एड्रेस। टाइप ऑफ रेफरेंस 3 टाइप का है। पहला है रिलेटिव, रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस मतलब आप कैसे लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं ऐसे, A1 A6 B9 ऐसे लिख रहे हैं, जो हम लिखते हैं सेल का एड्रेस नॉर्मल, वैसे लिख रहे हैं, उसको रिलेटिव रेफरेंस कहा जाता है, ठीक है। जब आप मिक्स्ड रेफरेंस की बात कर रहे हैं, मिक्स्ड रेफरेंस यानी आप ऐसे लिख रहे हैं, देखिए, मिक्स्ड रेफरेंस में आप लिखेंगे $A1 या $1, ठीक है। हमें ये बात पता है कि जब हम कोई टेबल बनाते हैं एक्सेल में, टेबल बनाते तो नहीं, बना हुआ होता है, ABCD यहाँ लिखा होता है और 1 2 3 4 यहाँ लिखा होता है। जो ये 1 2 3 4 है ये रोज को डिनोट करते हैं और ABCD कॉलम्स को डिनोट करते हैं, ये बात हमको पता है, ठीक है। तो जब आप डॉलर का साइन इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे रो के आगे इस्तेमाल करो चाहे कॉलम के आगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम के आगे, यहाँ रो के आगे, तो वो चीज फिक्स हो जाती है, वो मूव नहीं करती। फिक्स होने का क्या मतलब है, अभी आप सेल B1 पर बैठे हो, ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लस का साइन आएगा, फिर आप नीचे ड्रैग करोगे तो सेल का एड्रेस चेंज हो जाएगा ना, B2 B3 ऐसे हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, बी तो फिक्स था, बी तो बदला ही नहीं, तो आप $B1 लिख सकते थे, क्योंकि 1 2 3 ये रोज तो बदल रही है लेकिन बी यानी कॉलम तो फिक्स है। जब आप इस तरफ चल रहे हो तो ए, यहाँ पे एड्रेस क्या है, A1 B1 C1 D1, तो अब क्या हुआ, इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पे कॉलम बदल रहा है लेकिन रो फिक्स हो गई है,
ठीक है, ये चीज। तो जिसके आगे भी डॉलर का साइन हो, सेल एड्रेसिंग के तरीके हैं ये, तो जब भी डॉलर का साइन इस्तेमाल हो जाएगा आगे, तो वो चीज फिक्स हो जाएगी, चाहे वो रो हो चाहे कॉलम हो। दिस इज मिक्स्ड रेफरेंस, ओके। और तीसरा आपके पास आता है, तीसरा टाइप आता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ठीक है। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या है, आपने रो और कॉलम दोनों को फिक्स कर दिया, यानी दोनों के आगे ही डॉलर का साइन आ गया, $A $1, तो ना रो मूव करेगी ना कॉलम मूव करेगा। हमेशा जब भी आप सेल का एड्रेस उठाएंगे तो हमेशा फॉर्मूला में A1 का ही सेल एड्रेस होगा। आप इसको ना इधर हॉरिजॉन्टली ड्रैग कर सकते हो ना वर्टिकली ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। आंसर हमेशा यहीं से उठेगा। तो ये तीन टाइप होते हैं सेल के रेफरेंस की। एक में पहला क्या है, इसमें आपने रो और कॉलम किसी को फिक्स नहीं किया है, तो इसको रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। इसमें या तो रो या तो कॉलम किसी को भी फिक्स कर दिया जिसके आगे डॉलर का साइन आ गया। यहाँ पे रो और कॉलम दोनों को फिक्स कर दिया गया, दोनों के आगे डॉलर का साइन है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, द डॉलर इज यूज टू, इस पे एक क्वेश्चन और बन जाता है, डॉलर के साइन को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। आगे देखिए, रेफरेंस इन MS एक्सेल, उसको हम क्या कहते हैं जी, द डॉलर इज यूज टू मेक रेफरेंसेस इन अ MS एक्सेल 2010। तो दोनों आंसर हो सकते हैं जी। देखो, एक तो मिक्स्ड रो भी हो सकता है, मिक्स्ड कॉलम भी हो सकता है, एब्सोल्यूट भी हो सकता है, रिलेटिव से आप बदलते हैं ना, ठीक है। तो ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ी है, कोई बात नहीं, ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सीधा से ये बात है, जब आप डॉलर का साइन इस्तेमाल कर ले रहे हैं तो जो रिलेटिव एड्रेस है, रिलेटिव एड्रेस, रिलेटिव रेफरेंस है, वो बदल जाता है, या तो मिक्स्ड में बदल जाएगा, मिक्स्ड रेफरेंस में बदल जाएगा, या एब्सोल्यूट रेफरेंस में बदल जाएगा, ठीक है। रिलेटिव में क्या था, A1 था, और जब आपने डॉलर का साइन इस्तेमाल किया तो मिक्स्ड रेफरेंस, यानी या तो वो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, ये मिक्स था। एब्सोल्यूट में वो ऐसे बनेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीजिए, द वर्ड इंटरनेट, HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये तो आप लोग को आंसर पता भी होगा। वर्ड इंटरनेट, इंटरनेट कौन से दो वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, इंटरनेट होता क्या है, तो इंटरनेट है नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। सबसे बड़े नेटवर्क को हम कहते हैं नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। और फादर ऑफ इंटरनेट है विंडसर्फ, ठीक है, ये फादर ऑफ इंटरनेट है। इंडिया में इंटरनेट कब आया, 1995 में आया, ठीक है। और फर्स्ट नेटवर्क का क्या नाम है, तो पहले नेटवर्क का नाम है आरपानेट। ये भी आजकल बड़ा क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम्स में, आरपानेट, इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। एक टर्म आती है इंट्रानेट, ये भी बहुत एग्जाम्स में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। इंट्रानेट क्या होता है, इंट्रानेट यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना प्राइवेट नेटवर्क इंट्रानेट कहलाता है। जैसे मैंने अपने घर में ब्रॉडबैंड लगवा रखा है, तो मेरी मर्जी चलेगी कि मैं कितना डाटा रिचार्ज करवा रही हूँ और कितने लोगों को मैं उसका पासवर्ड बांट रही हूँ, कितने लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी इंटरनेट क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसकी मर्जी चलेगी, उस ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी चलेगी उस पर, ठीक है। तो इंट्रानेट क्या है, प्राइवेट नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना प्राइवेट नेटवर्क, उसे हम कहते हैं इंट्रानेट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंटरकनेक्शन प्लस नेटवर्क, दो वर्ड्स को मिलाकर बना है इंटरकनेक्शन और नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी लुकअप, ओके, वी लुकअप, वी लुकअप, वी लुकअप, वी लुकअप क्या करता है, वी लुकअप का फुल, एक्सेल से क्वेश्चन है ये, एक्सेल का एक वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर्मूला है। तो वी लुकअप यानी वर्टिकल लुकअप, ऐसे ही एच लुकअप भी होता है, वर्टिकल लुकअप। तो इधर से ही इसकी डेफिनेशन निकल जाती है, लुकअप मतलब ढूंढना, लेकिन किसको ढूंढ रहा है, तो ये किसी एक वैल्यू को ढूंढ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या करेंगे, इट लुकअप अ वैल्यू, ये किसी एक वैल्यू को ढूंढ रहा है, लेकिन कैसे ढूंढ रहा है, अक्रॉस कॉलम ढूंढ रहा है, ठीक है।
किसी भी वैल्यू, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं डिक्टेट कर रही होती हूँ, तो आप लोग इस तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो वी लुकअप क्या करता है, वी लुकअप किसी एक वैल्यू को ढूंढ रहा है लेकिन कॉलम के अक्रॉस ढूंढ रहा है। जब एच लुकअप आ जाता है, एच लुकअप यानी हॉरिजॉन्टल लुकअप, ये भी वैल्यू को ढूंढ रहा है, ये भी वैल्यू को ढूंढ रहा है, इट लुकअप अ वैल्यू लेकिन अक्रॉस रोज हो जाता है, ठीक है, अक्रॉस रोज। वी लुकअप मैंने बहुत अच्छे से समझाया है एक्सेल की वीडियो में, सेकंड वीडियो जो एक्सेल की है उसके अंदर वी लुकअप समझाया हुआ है, वहां पर आप लोग वी लुकअप चेक कर लेंगे। फिलहाल मैं इसका आंसर बता देती हूँ कि ये क्या कर रहा है, सर्च फॉर डाटा इन कॉलम्स, ठीक है। अगर एच लुकअप होता तो सर्च फॉर डाटा इन रो हो जाता, तो वी लुकअप पूछा गया है तो कॉलम। ओके, चलिए नेक्स्ट। डॉट, ओके, डॉट WAV द फाइल फॉर्मेट इज एसोसिएटेड विद, ये तो क्वेश्चन आप लोगों को पता भी होगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को और भी फाइल्स बताऊंगी। फिलहाल आपके पास है डॉट WAV, इसका फुल फॉर्म भी अगर आप लोग को आता है तो कमेंट करेंगे। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, डॉट WAV डॉट MID, ठीक है, डॉट WMA डॉट MP4, ठीक है, ये सब ऑडियो फाइल्स हैं, MP3 सॉरी, 4 जो होती है ऑडियो एंड वीडियो दोनों के लिए होती है, इसीलिए ऑडियो। पावर पॉइंट में हम लोग कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं ना, उनके लिए जो फाइल यूज होती है दैट इज डॉट WAV, वेव फॉर्म ऑडियो फॉर्मेट, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, ठीक है, ये फुल फॉर्म हो गई। तो इसका आंसर हो जाता है साउंड। उसके बाद इमेज की फाइल एक्सटेंशन कौन होती है, डॉट JPG, JPG और JPEG एक ही है, ठीक है। उसके बाद बिटमैप, BMP होता है, मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है, बिटमैप इमेज डॉट BMP डॉट GIF डॉट TIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है। ये आपकी इमेज की फाइल एक्सटेंशन हो गई। वर्ड डॉक्यूमेंट की क्या होती है, डॉट DOC X, ठीक है। और एक्सेल की डॉट XLS और डॉट XLSX। उसके बाद डॉट POT हो या डॉट POTX हो, ये किसकी फाइल एक्सटेंशन है, पावर पॉइंट के टेम्पलेट की, पावर पॉइंट टेम्पलेट। और टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट होते हैं प्री डिफाइंड फॉर्मेट, जैसे हम एक्सेल के अंदर बैकग्राउंड्स लगाते हैं ना, तो वो प्री डिफाइंड आते हैं, ऑलरेडी बने हुए आते हैं, उनको हम टेम्पलेट कहते हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स, ठीक है। और अगर डॉट XLSM लगा हुआ है, जब M लगा होता है वो मैक्रो के लिए यूज होता है, तो XLS तो एक्सेल का है, एक्सेल मैक्रो। मैक्रो किस लिए यूज होता है, मैक्रोज मैंने पढ़ाया भी होगा आप लोग को, रिकॉर्डिंग के लिए यूज होता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक तरीके से करता है, ठीक है। तो ये कुछ फाइल एक्सटेंशंस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड कैसे स्टार्ट होगा, तो विनवर्ड डॉट EXE से स्टार्ट होगा। MS वर्ड की डॉट EXE इज एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। डॉट EXE फाइल क्या है, विनवर्ड डॉट EXE, विंडो बट विन की प्लस R, जब आप प्रेस करते हो तो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिस पर रन लिखा होता है, ठीक है, ऐसे खुलेगा। तो इसमें अगर आप विनवर्ड लिखते हो, विनवर्ड कब लिखोगे, 2007 ऑनवर्ड, 2007 के बाद जितने भी वर्जन है MS वर्ड के उनमें 2007 से 21 में, ठीक है, तब क्या होगा, आपका खुल जाएगा वर्ड, ओके। और जब आप एक्सेल के लिए एक्सेल ही लिखेंगे हर एक वर्जन में, और पावर पॉइंट के लिए पावर PNT, ये डॉट EXE फाइल्स हैं इन सब की, ये एक्सेल की और ये पावर पॉइंट की, ठीक है। तो विच फाइल स्टार्ट MS वर्ड, तो जो विनवर्ड डॉट EXE लिखा है ये 2003 वाले MS वर्ड के वर्जन के लिए लिखा है,
ठीक है, अगर यही क्वेश्चन के ऑप्शन में खाली विन वर्ड आ जाता तो भी सही था, क्योंकि विन वर्ड जो है 2007 से 21 वाले MS वर्ड के वर्जन में है, इसलिए। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एंश्योर एक्यूरेसी। ये मैंने आपको डाटाबेस में पढ़ाया है, तो आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए इस चीज का फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि डाटाबेस में डाटा सटीक या विश्वसनीय होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा इन द डाटाबेस। दैट इज डाटाबेस कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, डाटाबेस कॉन्स्ट्रेंट होते हैं। डेटाबेस कॉन्स्ट्रेंट क्या बताते हैं, जैसे आपने कोई टेबल बनाया, मैंने एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया, तो उसके अंदर मैंने रोल नंबर फील्ड रखा और मैंने नेम रखा। तो कोई मुझे ऐसा तो नहीं कह सकता ना कि मेरा नाम 1 2 3 है, ऐसा तो कोई नहीं मुझे कहेगा। या कोई कहेगा मेरा रोल नंबर ABC है, तो नहीं कहेगा ना। तो क्या है, आपने क्या डिफाइन किया, डाटा टाइप डिफाइन किया कि रोल नंबर के अंदर हमेशा इंटीजर वैल्यू आएगी और नेम के अंदर हमेशा कैरेक्टर वैल्यू आएगी। ये जो आपने डाटा इनिशियलाइज किया, डाटा टाइप इनिशियलाइज किया, इस चीज को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। अगर आप डाटा टाइप डिफाइन करके उसी तरीके की वैल्यू इंसर्ट करेंगे टेबल में, तो इसकी वजह से एरर्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्स्ट्रेंट क्या इंश्योर करते हैं कि जो आप डाटा मेंटेन कर रहे हो, डेटाबेस जो आपका बन रहा है, वो एक्यूरेट हो और रिलायबल हो और उसके अंदर कोई एरर्स ना हो। डाटाबेस स्कीमा क्या होता है, डाटाबेस स्कीमा यानी स्ट्रक्चर ऑफ टेबल है, स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। और स्ट्रक्चर ऑफ टेबल कौन बताता है, DDL बताता है। और DDL का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बताता है। डेटा डिक्शनरी मतलब फुल फ्लेज्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मतलब बहुत बड़ा लंबा चौड़ा डिस्क्राइब किया आपने किसी डेटा के बारे में, उसको डेटा डिक्शनरी कहते हैं। मेटा डाटा कहते हैं, डाटा अबाउट डाटा, मेटा डाटा कहते हैं इसको। डाटाबेस इंस्टेंस मतलब इस वक्त आपका डेटा क्या है। जैसे इस वक्त मैं अभी आप लोग को एक प्रैक्टिस सेट करवा रही हूं, तो ये इस टाइम का इंस्टेंस है, इंस्टेंस ऑफ दिस टाइम। जब आप नया टेबल बनाते हो तो उस टाइम डाटाबेस इंस्टेंस क्या है कि आपका टेबल इज एम्प्टी, खाली। तो 1 घंटे के अंदर आपका टेबल कितना बना, वो होगा डेटाबेस इंस्टेंस उस 1 घंटे का। ठीक है, दैट इज इंस्टेंस कि पर्टिकुलर टाइम पर आपका टेबल इस समय पर कितना बना हुआ है, उसको डेटाबेस इंस्टेंस कहते हैं। ओके, फिलहाल इसका आंसर था डेटाबेस कॉन्स्ट्रेंट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, विच फंक्शन ऐड वैल्यू बेस्ड ऑन अ कंडीशन इन एक्सेल। जब हम कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन की बात करते हैं, तब आ जाता है इफ फंक्शन, इक्वल टू इफ फंक्शन। ठीक है, इफ फंक्शन हम सिंटेक्स कैसा है इसका, तो हम ऐसे लिखते हैं इक्वल टू इफ। और इफ एक लॉजिकल फंक्शन है जिसके अंदर ट्रू और फॉल्स रिजल्ट आता है, जिसमें हम कंडीशन टेस्ट करते हैं। देखिए जर्नल फॉर्मेट में आप कैसे लिखते हो, इक्वल टू इफ कंडीशन। सबसे पहले आप कंडीशन टेस्ट करते हो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जो भी कुछ यहाँ लिखा है वो रिजल्ट बनता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है जो भी कुछ यहाँ लिखा है वो रिजल्ट बनता है। चंडीगढ़ PSSB यानी पंजाब के पेपर्स में सीनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि भाई इफ फंक्शन का इनमें से सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स मतलब लिखने का तरीका क्या है करेक्ट, वो भी मैं एक्चुअल सिंटेक्स आपको लिख कर दे रही हूँ। देखिए कैसे, अब इसको एक बार समझते हैं हम लोग। जैसे मुझे निकालना है कि स्टूडेंट पास हुआ या फेल हुआ। स्टूडेंट का पास या फेल होना किस पे डिपेंड करेगा, स्टूडेंट की परसेंटेज पे डिपेंड करेगा। तो हम मान रहे हैं कि A2 नाम का सेल है जिसमें स्टूडेंट की परसेंटेज निकली हुई है, तो अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 40 है तो स्टूडेंट पास हो जाए, नहीं तो फेल हो जाए। मेरी कंडीशन ये है। तो हम इफ में कैसे लिखेंगे, इक्वल टू इफ A2 नाम का सेल था जिसमें स्टूडेंट की परसेंटेज निकली थी, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो स्टूडेंट क्या हो, पास, नहीं तो स्टूडेंट क्या हो, फेल। ठीक है, ये मैंने इफ इस तरीके से अप्लाई होगा। अब क्या हुआ, A2 की जो वैल्यू है, A2 की वैल्यू सपोज 65 आई, तो 65 आते ही क्या हुआ, 65 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो मेरी कंडीशन हो गई ट्रू। ट्रू होते ही क्या प्रिंट होना था, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाला वैल्यू चलेगी ना, तो क्या लिखा था, पास, तो इसमें वैल्यू आ जाएगी पास। अब A2 की वैल्यू आई 16। ठीक है, अब 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कंडीशन हो गई फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो यहां पर जो लिखा होता है वो चलता है, तो कंडीशन फॉल्स है तो क्या रिजल्ट आएगा जी, फेल आएगा। सिंपल था।
इस तरीके से इफ फंक्शन काम करता है। तो मुझे ये बात पता चली कि विच फंक्शन एड्स वैल्यूज बेस्ड ऑन कंडीशन, कौन सा फंक्शन है एक्सेल के अंदर जो कंडीशन पर काम करता है, तो वो इफ काम करता है। ठीक है, तो क्या वो काउंट इफ होगा, वी लुकअप होगा या सम इफ होगा। लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, दो इफ के दे रखे ना, एक काउंट इफ दे दिया और एक सम इफ दे दिया। अब क्वेश्चन पे दोबारा आओ, यहाँ क्या क्या लिखा है, ऐड वैल्यू। अब ऐड वैल्यू कौन करेगा, वो तो सम इफ करेगा ना। अब सम इफ और काउंट इफ में क्या फर्क है ये भी समझते हैं। सम इफ मतलब वो सिर्फ उन वैल्यूज को, सम इफ जो है वो सिर्फ उन वैल्यूज को काउंट करेगा जहां पर कंडीशन ट्रू है। जैसे आपने एक टेबल बनाया और उसमें लिखा, कंडीशन दी जिन लोगों की सैलरी 50,000 से ऊपर है सिर्फ उन्हीं का सम हो, तो आपने एक कंडीशन दे दी ना। जिन लोगों की बिलो 50,000 सैलरी थी वो तो सम होंगे ही नहीं ना। ठीक है, सम इफ ये काम करता है। और काउंट इफ क्या करता है, काउंट, काउंट फंक्शन है ना, एक्सेल में पता होगा आप लोगों को। अब तो अगले हफ्ते पेपर ही है, तो इतना तो सभी को पता ही होगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो एक्सेल की मैंने वीडियोस बना रखी है, 2 वीडियोस हैं, उनके अंदर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। काउंट, काउंट फंक्शन क्या करता है, नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करता है, नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करता है। लेकिन उन सेल में क्या वैल्यू होनी चाहिए, सिर्फ नंबर होना चाहिए। अगर उन सेल में अल्फाबेट है या ब्लैंक स्पेसेस है तो उनको काउंट नहीं करेगा। तो काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करता है, लेकिन उन सेल में कैसी वैल्यू होनी चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, अल्फाबेट और ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सम इफ। ठीक है, फिलहाल तो ये बात थी। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को और बता रही हूँ, 2024 में एग्जाम में क्वेश्चन था कि इफ का सिंटेक्स क्या है, तो इसीलिए ये भी समझेंगे हम लोग थोड़ा सा। ये लीजिए, तो हमने ऐसा लिखा था ना, इक्वल टू इफ कंडीशन, कंडीशन ट्रू है तो जो यहां लिखा है वो रिजल्ट, नहीं तो जो यहां लिखा है वो रिजल्ट। ठीक है, अब एक्चुअल सिंटेक्स क्या है इसका, इक्वल टू इफ, यहां पे क्या हुआ, लॉजिकल टेस्ट, ये अंडरस्कोर है। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट कॉमा वैल्यू इफ, ये अंडरस्कोर लग रहे हैं। ठीक है, ये अंडरस्कोर है, डैश नहीं है। वैल्यू इफ ट्रू, यहां पर क्या लिखते थे, जो भी वैल्यू आनी है अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो। ठीक है, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, और यहां क्या लिखते थे, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो जो भी वैल्यू आएगी वो लिखते थे। ठीक है, और ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे जो अदर ऑप्शंस दे रखे थे उनमें, जैसे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज हुआ है, तो उन्होंने क्या किया होगा, करली ब्रैकेट का यूज किया होगा। और सेपरेशन के लिए जैसे यहाँ पर कॉमा का यूज हुआ है तो उन्होंने सेमीकोलन का इस्तेमाल कर लिया, और ब्रैकेट्स कहीं पर भी इधर उधर बंद कर दी। तो आप जरा देखेंगे कि सेपरेशन के लिए हमेशा कॉमा का इस्तेमाल है, और ये जो वैल्यू इफ ट्रू है, वैल्यू इफ फॉल्स है, उनको स्क्वायर ब्रैकेट में रखा हुआ है, और इफ के बाद पैरेंथेसिस शुरू है और पैरेंथेसिस यहाँ पर खत्म है। तो ये इस तरीके से काम होगा, ये जरा ध्यान रखेंगे चीजें। आगे चलते हैं। विच यूनिट इज यूज टू मेजर प्रोसेसर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एचएसएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाता है, गीगा हर्ट्ज हो जाता है। ठीक है, प्रोसेसर की स्पीड किस में नापते हैं, गीगा हर्ट्ज में नापते हैं। या क्वेश्चन ऐसे दे दिया, सिस्टम क्लॉक स्पीड, क्लॉक स्पीड, सिस्टम क्लॉक स्पीड ऑफ प्रोसेसर किस में नापते हैं, या स्पीड ऑफ कंप्यूटर किस में नापते हैं, तो गीगा हर्ट्ज है। लेकिन गीगा हर्ट्ज में हम आजकल नाप रहे हैं, नाउ डेज नाप रहे हैं, वैसे इसको हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज में भी नापा जाता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में ऐसा भी मिल रहा है तो भी करेक्ट कराना, लेकिन मोस्टली जो एचएसएससी पूछ रहा है 99% चांसेस इसी ऑप्शन के आने के हैं। लेकिन 1% की बात है इनकेस की, अगर ऑप्शन में हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज भी है तो भी बात सही है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। 2-3 नए कॉन्सेप्ट हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन, ये आपका सीईटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आया, हमारे लिए शायद नया कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन बहुत पुराने टाइम से ये चलते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आईओटी, आईओटी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये नए चीजें हैं कुछ। तो जहां से एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन आया है वहीं पर क्लाउड कंप्यूटिंग भी मेंशन है, तो इस बार क्लाउड कंप्यूटिंग का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो फिलहाल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये एक लेजर है, लेकिन ये डिजिटल लेजर है, यानी बही खाता है। बही खाता कहते हैं हम इसको, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। जैसे कोई एक शॉप है,
ठीक है, कोई एक दुकान है तो दुकान में एक बही खाता बनता है ना, एक बुक के अंदर रिकॉर्ड बनाते हैं कि कहाँ से कितने प्रोडक्ट आए और किन को हमने कितने प्रोडक्ट कितने में बेचे। तो ये जो लेजर बना है, बही खाता बना है, इसी को तो हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अलग कैसे है, अब इसको हम सिक्योर भी कहते हैं। अब ये अलग कैसे है, ऑनलाइन हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अब ये अलग कैसे है? तो जैसे क्या है कि कोई एक स्कूल है, स्कूल का क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल इज एडमिन और उसके नीचे एम्प्लॉयज हैं, तो जो प्रिंसिपल कहेगा वही एम्प्लॉयज करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि एडमिन के जरिए सब चल रहे हैं। ओके, जब एडमिन ने कह दिया हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, चाहे वो गलत बोल रहा हो, तब भी एम्प्लॉयज को ऐसे ही करना है। तो मतलब ये वर्क जो हुआ इसको हम सेंट्रलाइज्ड वर्क कहते हैं, जो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चल रहा था। लेकिन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, इसमें कोई भी एडमिन नहीं है। हम सब अगर इसके साथ जुड़े हैं तो हम सब एडमिन हैं। इसमें ब्लॉक्स बनते हैं, ब्लॉक्स की चेन बनती है, कोई भी कभी भी जुड़ सकता है इनके साथ। ठीक है, जैसे आप लोग अगर अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं तो उनको कोई चेंज नहीं कर सकता, दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। टेम्पर नहीं कर सकता, बदलाव नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें हजारों करोड़ों कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अगर किसी ने कोई बदलाव एक ब्लॉक में करना है, एक्चुअल में क्या होता है मैं समझाती हूँ आपको थोड़ा सा। ये अगर एक ब्लॉक है, सब ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। ठीक है, तो इस ब्लॉक का जो एड्रेस है वो इस ब्लॉक में होगा। ठीक है, इस ब्लॉक का जो एड्रेस है वो इसमें होगा। तो इस तरीके से एक चेन बनी होती है। अगर आप इस ब्लॉक में कोई बदलाव कर रहे हैं तो आपको यहां भी करना पड़ेगा, यहां भी करना पड़ेगा। तो ये जो बदलाव आपने करने हैं वो एक या दो या तीन कंप्यूटर में कर पाओगे, लेकिन जब हजारों और करोड़ों कंप्यूटर जुड़े हुए हैं इस तरीके से एक चेन के अंदर, तो उनमें बदलाव करना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल जैसा है, इसीलिए यहाँ स्कैम नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हमें कुछ बदलाव करना है, मुझे कुछ बदलाव करना है और वो जेन्युइन है, तो जितने ब्लॉक्स उसके साथ जुड़े हैं वो सब हामी भरते हैं, हाँ भाई ये बदलाव ठीक है, आप कर सकते हो, मेजॉरिटी ली जाती है, उसके बाद चेंज किया जाता है। दिस इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, करेक्ट अबाउट, नॉट करेक्ट अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखिए, तो अभी मैंने जितनी भी आप लोग को डेफिनेशन बताई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, इसके अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो मुझे ये समझ में आता है कि क्या दे रखा ऑप्शन, देखिए, इट इज पॉसिबल फॉर अ सिंगल मेंबर ऑफ द नेटवर्क टू मेक चेंजेस ऑफ डाटा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक सिंगल बंदा जो है वो पूरे के पूरे इनमें, ये जो ब्लॉक्स हमने बनाए थे, क्या इनमें बदलाव कर सकता है, सभी में बदलाव कर सकता है? तो अगर दो या तीन है तो बदलाव कर पाएगा, लेकिन वैसे बदलाव नहीं होते, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, इसमें करोड़ों ब्लॉक जुड़े होते हैं और आप इनमें बदलाव नहीं कर पाते सिंगल बंदा। क्या होता है, इसमें सबकी मेजॉरिटी ली जाती है, सब अगर हामी भरेंगे तो ही बदलाव होगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। इसमें प्रिंसिपल और एम्प्लॉय जैसा काम नहीं है कि प्रिंसिपल ने हाँ कह दिया तो सबने वही काम करना है, वही वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है, दिस ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। In Python, dash is raised when operator is supplied with a value of incorrect data type. देखिए, ये क्वेश्चन HSSC का ही है, इनके बारे में मैं आपको ज़रा कुछ बता देती हूँ, और ये मैंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, पाइथन की आपको मिल जाएगी ये वाली वीडियो। इसमें मैंने सारे टाइप के एरर्स पूछे हैं, और सीईटी का जो प्री और मेंस था उनमें क्वेश्चन इंपोर्ट एरर्स को लेकर आए हुए थे, तो इसीलिए आप लोग वो वाली वीडियो भी चेकआउट कर लेंगे। ओके, सिंटेक्स एरर क्या होता है, सिंटेक्स मतलब लिखने का तरीका। हर लैंग्वेज का अपना लिखने का तरीका है, तो जब आप लैंग्वेज के लिखने के तरीके में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तब ये एरर आता है, सिंटेक्स एरर। ठीक है, टाइप एरर का मतलब क्या है, आपने डाटा टाइप गलत लिख दिया। अब क्या है, आपकी वैल्यू है a = 52.5 और आप इसको डिनोट कर रहे हो इंट में, तो गलत हो गया ना। ये तो फ्लोट डेटा टाइप है, क्योंकि इसमें डेसिमल यूज हो रहा है, तो यहाँ पे इंट की जगह क्या आना चाहिए था, फ्लोट आना चाहिए था। अगर आप ऐसे लिख दो कैर a = 10 तो भी गलत हो गया, क्योंकि ये तो एक इंटीजर वैल्यू है ना। तो आपने क्या किया, टाइप में गलती की, डाटा के टाइप में गलती की। अब क्या किया आपने, वैल्यू एरर, मतलब डेटा टाइप इनिशियलाइज था इंट ए, मतलब इसमें एक इंटीजर वैल्यू आनी थी ए के अंदर, लेकिन आपने ए में ABC वैल्यू दे दी, कैरेक्टर वैल्यू दे दी, तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, पाइथन में
कौन सा एरर रेज होता है? व्हेन एन ऑपरेटर इज सप्लाइड विद द वैल्यू, कोई भी ऑपरेटर है उसको आप लोग गलत वैल्यू दे रहे हो, इनकरेक्ट, सप्लाइड विद द वैल्यू ऑफ इनकरेक्ट डाटा टाइप। अच्छा, इनकरेक्ट डाटा टाइप दे रहे हो तो कौन सा एरर आता है? अब तो इसका आंसर फटाफट तुम लोगों ने दे ही देना है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाता है टाइप एरर। अगला क्वेश्चन देखिए, लीजिए, ये नया कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम समझेंगे। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड आप सभी को पता है, दैट इज वन ड्राइव। वन ड्राइव को पता है ना, क्लाउड्स में हम अपना डाटा सेव करते हैं, ये आपको पता है। तो क्लाउड्स में जब डाटा सेव कर रहे हैं हम लोग, तो कुछ टाइम के लिए हम उसका सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं। ये बात मैं आपको समझाती हूँ। जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स एक एग्जाम्पल है क्लाउड कंप्यूटिंग का। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में कैसे नेटफ्लिक्स एग्जाम्पल है? तो नेटफ्लिक्स का मुझे सर्वर नहीं चाहिए, मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं मैं उनके जरिए ही नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल कर पा रही हूँ, इसीलिए नेटफ्लिक्स एग्जाम्पल है क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप भी हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, आप चीज़ों का किसी से सब्सक्रिप्शन लेके उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स का ना मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए, ना सर्वर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरा अगर 10,000 का फ़ोन है और उनका सर्वर तो नेटफ्लिक्स वालों का 1 करोड़ का है, तो मुझे 1 करोड़ स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मैं सिर्फ 10,000 के फ़ोन में ही काम चला सकती हूँ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास प्रोवाइडेड है उसी में काम कर रही हूँ। और मुझे अगर नेटफ्लिक्स जो है 1 महीने के लिए चाहिए, तो 1 महीने का ही सब्सक्रिप्शन मैंने लिया है और उस पर काम किया है। अगर 1 महीने से ऊपर मुझे नहीं चाहिए तो मैंने काम नहीं किया है, ठीक है। दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, आप डाटा को क्लाउड्स में सेव कर रहे हो। क्लाउड्स कैसा है? क्लाउड सबसे बड़ा स्टोरेज, और इसका एग्जांपल आपको मैंने वन ड्राइव दिया जो आप सभी को पता है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज सबसे बड़ा स्टोरेज, और इसमें हम क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं। जितने टाइम के लिए हमें इस्तेमाल करना है उतने टाइम के लिए हम लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स ही मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो मुझे 1 मंथ के लिए उसका यूसेज करना है, तो मैंने सिर्फ उतना ही सब्सक्रिप्शन लिया, उसके बाद तो मेरे को उसका इस्तेमाल ही नहीं है। तो हम कम वैल्यू में बहुत बड़ी चीज़ों का इस्तेमाल कर पाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए। इसके आगे टाइप्स हैं, उनसे आपको चीज़ें और क्लियर होंगी, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? अ वे टू ऑर्गेनाइज डेस्कटॉप कंप्यूटर, कंप्यूटर तो गलत है। सॉफ्टवेयर दैट टेक्स अप अ लिटिल स्पेस ऑन हार्ड ड्राइव तो गलत है। पानी देना एक ग्लास। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज दैट कैन बी एक्सेस्ड ऑन डिमांड, कुछ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कोई भी एनी रिसोर्स हो सकता है, जैसे नेटफ्लिक्स। ईमेल भी इसका एग्जांपल है, जीमेल भी। जीमेल का पूरा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइडेड, आपको खरीदना नहीं पड़ा है। अगर आपको किसी को मेल भेजनी है तो क्या आपको जीमेल परचेज करनी पड़ी है? नहीं करनी पड़ी है, वो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो आपको कुछ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं और उनका इस्तेमाल करने के लिए हम लोग, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उसका पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी का वेयर हाउस है वो घर थोड़ी उठा के लेकर आते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं, अपने इस्तेमाल के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर हम उनका बिल पे कर रहे हैं मंथली। वही काम है यहाँ पर, ठीक है। तो हम कुछ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सेम वैसे ही। तो आंसर क्या हो जाता है? थर्ड ऑप्शन। आगे देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, ओके अभी नहीं है, आगे समझते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, ठीक है। फिलहाल ये देखिए अगला क्वेश्चन, डैश इज द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड द पिक्सल्स आर रिचार्ज सो दैट देयर ग्लो रिमेन्स ब्राइट, उसको हम रिफ्रेश रेट कहते हैं। क्वेश्चन क्या था कि किसको आप नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड कह रहे हो? तो मैथ्स में आपको पता है, जब आप नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड की बात कर रहे हो तो वो तो रेट होगा ना, रेट तो होगा। अब पिक्सेल्स आर रिचार्ज्ड, तो रिफ्रेश रिचार्ज्ड किससे होगी चीजें? F5 प्रेस कर देते हो तो वो क्या होता है? रिफ्रेश ही तो होता है। रिफ्रेश होने से क्या हुआ, जो अगर मेल्स हमारे पास नहीं आई थी वो मेल्स हम रिसीव कर लेते हैं, ऐसे ही होता है ना रिफ्रेश करने से। और रेट क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पर आपने दे दिया, उसमें कितना काम हुआ, उसी को तो रेट कहते हैं। तो आंसर क्या बन जाता है? रिफ्रेश रेट बन जाता है। is the number of times per second the pixels are recharged so that their glow remains bright। तो आप रिफ्रेश करेंगे उसको बार बार तो वो तो प्रॉपर सुंदर अच्छा ही तो दिखेगा ना। अगर मेल हमें रिसीव नहीं हुई है, हमने रिफ्रेश किया है, तो रिफ्रेश होने से क्या हुआ? उसका ग्लो बरकरार रहा, कहने की बात ये है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ दीज अलाउ इंसर्शन एंड डिलीशन एट बोथ एंड्स। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं इन चीज़ों को। डाटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बिल्कुल आया हुआ है और इसका आंसर डी क्यू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं क्यू। क्यू मतलब लाइन। जैसे ये क्यू है यानी एक लाइन है, तो जो लाइन है उसमें क्या होता है, ये आपकी लाइन है। ठीक है, लाइन ये एंड है, लास्ट ये लाइन है, तो इसका एंड तो यहाँ है ना, इसको हम रियर कहते हैं, रियर। ठीक है, तो अगर एंट्री होगी यानी इंसर्शन होगी तो वो रियर एंड से होगी, लास्ट से होगी। और कोई एग्जिट करेगा तो वो कहाँ से करेगा, फ्रंट से एग्जिट करेगा। ठीक है, तो क्यू में हम क्या अप्लाई करते हैं, फीफो या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया वो पहले काम करेगा। तो एंट्री कहाँ से हो रही है, लास्ट से। लास्ट को हम क्या कहते हैं, रियर। ठीक है, रियर कहते हैं। तो इंसर्शन कहाँ से हो रहा है, लास्ट से। और डिलीशन कहाँ से हो रहा है, फर्स्ट से, फ्रंट से। ठीक है, जब हम स्टैक की बात करते हैं तो ये क्या अप्लाई करता है, लीफो। लीफो में पॉप और पुश ये होता है। ठीक है, पॉप यानी डिलीशन, पुश यानी इंसर्शन। स्टैक मतलब किसी चीज का ढेर। जैसे प्लेट्स हैं, ये बुक्स है, बुक्स का ढेर लगाया आपने, तो जो सबसे आखिर में, जो सबसे पहले रखी थी वो आखिर में चलेगी ना, जो सबसे ऊपर रखी थी वो सबसे पहले निकलेगी ना। ठीक है, तो स्टैक के अंदर दो टर्म्स हैं, एक है पुश, पुश मतलब इंसर्शन, दूसरी टर्म है पॉप, पॉप मतलब डिलीशन। ओके, थैंक यू। तो जो क्यू है, जो क्यू है उसमें क्या हुआ, इंसर्शन सिर्फ एक ही साइड से हो सकता है, एक ही एंड से हो सकता है, और वो रियर एंड है। रियर एंड लास्ट को कहते हैं। ठीक है, और डिलीशन आगे से होगा, फ्रंट से होगा। अब डी क्यू क्या है, डी क्यू में क्या होता है, ये आपकी डी क्यू है। डी क्यू में इंसर्शन और डिलीशन दोनों जगह से हो सकता है। ठीक है, फ्रंट से भी और रियर से भी, फ्रंट से भी और रियर से भी, यानी शुरुआत से भी और अंत से भी। ठीक है, तो यानी इंसर्शन और डिलीशन जब बोथ एंड से हो तो आंसर क्या हो जाता है, डी क्यू हो जाता है। अब बात आती है एरे। एरे क्या है, तो एरे को हम ऐसे इनिशलाइज करते हैं, A10। ये जो मैंने इनिशलाइज किया दिस इज एरे। ठीक है, और एक डेटा टाइप लिख दिया इंट। ए क्या था, एरे का नाम था, और 10 क्या था, एरे का साइज था। ठीक है, तो क्वेश्चन HSSC यहां से भी पूछता है कि पहला एलिमेंट कौन सा है एरे का। तो एरे का पहला एलिमेंट हमेशा 0 होता है और आखिरी एलिमेंट n-1 होता है। ठीक है, थोड़ा सा एरे में समझाती हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो, एरे दो तरीकों से इनिशियलाइज करते हैं। एक तो आपने ऐसे इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, एक हम ऐसे करते हैं इंट ए, और ये इंडेक्स वैल्यू होते हैं। एरे को हम कैसे वैल्यूज को उठाते हैं, पिक कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं, थ्रू इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, ये आपकी इंडेक्स वैल्यू है। कैसे लिखेंगे देखिए जरा, ये आप दो तरीके थे इनिशियलाइज करने के। अब आपने कहा A10 की वैल्यू मुझे, A0 की वैल्यू मुझे दो, इसमें बात कर रहे हैं। ठीक है, A0 ये इंडेक्स वैल्यू है। ठीक है, A0 की वैल्यू मुझे दो। तो यहां तो कुछ लिखा नहीं था, लेकिन ये शुरू कैसे होगा, 0th इंडेक्स पर 1 वैल्यू है, 1 पे 2 है, 2 पे 3 है, और 3 पे 4 है। ये जो ऊपर लिखा ये इंडेक्स वैल्यू थी। ठीक है, तो अगर मेरे से A0 इंडेक्स पे वैल्यू मांगी जा रही है तो 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 1। अगर मेरे से A इंडेक्स 2 पे वैल्यू मांगी जा रही है तो 2 पे क्या वैल्यू है, 3। ऐसे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। थोड़ा बहुत दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा। शायद दिख रहा हो, मुझे मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्या है, विच प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। ये तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, है ना। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, तो इसमें पेज प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स दे रखा है। तो डॉट मैट्रिक्स आपका इम्पैक्ट प्रिंटर था ना। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो टाइपराइटर के जैसे काम करते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स था आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ये सब इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं। ठीक है, और इम्पैक्ट प्रिंटर में एक मैकेनिकल कॉन्टैक्ट रहता है, मैकेनिकल कॉन्टैक्ट रहता है, रिबन, रिबन यानी जहां पर इंक होती है और पेपर के बीच में।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसका एग्जाम्पल है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब MS वर्ड, स्प्रेडशीट मतलब MS एक्सेल। अगर मेरे पीसी में MS वर्ड एक्सेल नहीं है तो मैं सारा काम कर पाऊंगी, लेकिन सिर्फ वर्ड और एक्सेल रिलेटेड काम नहीं कर पाऊंगी, मेरे पीसी को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इस तरीके के काम को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर, जैसे मेरे फ़ोन में अगर व्हाट्सएप नहीं है तो मैं बाकी सारा काम कर सकती हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप रिलेटेड काम नहीं कर पाऊंगी, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इसका आंसर तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यानी अगर ये मेरे पीसी में नहीं है तो मेरे पीसी में कोई काम हो ही नहीं सकता। जैसे विंडोज, विंडोज नहीं है तो कैसे काम करोगे? कोई काम नहीं है। एंड्रॉयड, अगर मेरा फोन एंड्रॉयड है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? अगर मेरा फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन है और उसके अंदर एंड्रॉयड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और अगर उसके अंदर एंड्रॉयड ही नहीं है तो वो डब्बे के बराबर ही हो जाता है ना, तो आप कुछ काम नहीं कर सकते उसके अंदर। अगर आपके पास पीसी है तो पीसी के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी विंडो नहीं है, तो क्या आप अपने पीसी में काम कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। और जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हम लोग को पता है कि कंप्यूटर की भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है। तो चाहे आपके पास सभी टाइप के सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, लेकिन लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है तो भी काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों की भाषा अलग है ना। तो तुम जो मर्जी बोलते रहो, कंप्यूटर को समझ में ही नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी चाहिए। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर और ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करते हैं, काम करवाते हैं। ठीक है। और ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। इनके डिफरेंसेस भी मैं करवा चुकी हूँ, प्रैक्टिस सेट जितने भी पढ़े हैं चैनल पे, चाहे वो दिल्ली पुलिस वाले, कवर कर लो। HSSC, सिर्फ उसके थंबनेल पे दिल्ली पुलिस लिखा है, डजंट मीन HSSC में नहीं आ रहा। HSSC वाला सिलेबस ही है दिल्ली पुलिस वाला। ठीक है, जितने प्रैक्टिस सेट है चैनल पे सभी कवर कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है। ये HSSC का क्वेश्चन है। इनहेरिटेंस मैंने कवर करवा दिए, C++ के मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स पर एक वीडियो अपलोड करी थी इससे पुरानी वाली, तो उसमें कवर अप हुए हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है पहले ये समझते हैं। इनहेरिटेंस क्या है? जब पुरानी क्लास से, पहले एक जनरल लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे हम कहते हैं एक बच्चा है, उसके हम कह देते हैं इस बेबी का तो स्माइल बिल्कुल उसकी मदर के जैसे है, या इस बेबी का आईज जो है बिल्कुल इसके फादर के जैसे है। तो मतलब क्या हुआ? पेरेंट्स से बच्चा इनहेरिट हुआ, तो बच्चे के अंदर कुछ फीचर्स गए ना पेरेंट्स के। ओके, इस चीज को इनहेरिटेंस कहते हैं। लेकिन कंप्यूटर की टर्म में इनहेरिटेंस क्या है? कि जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास से, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास को बेस क्लास कहते हैं, और उससे जब एक नई क्लास बनती है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास है, मतलब पुरानी क्लास है, ओल्ड क्लास है, उससे नई क्लास जब बन रही है तो उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं, और नई क्लास को हम डिराइव्ड क्लास कहते हैं। ठीक है। तो ए के मतलब ये वाली क्लास अगर बेस क्लास ए है तो इसके कुछ फीचर्स बी क्लास के अंदर भी तो आएंगे ना। ओके, अब क्वेश्चन क्या है? इनहेरिटेंस के अंदर रीयूजेबिलिटी की प्रॉपर्टी यूज होती है, ये भी याद रखेंगे। इसके अंदर रीयूजेबिलिटी बिलिटी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके फीचर्स इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं ना, इसलिए रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? इनहेरिटेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच पासेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक टू इट्स। इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट विच पासेस, कोई भी ऑब्जेक्ट पास अपने कैरेक्टरिस्टिक किसको कर रहा है? ठीक है, किसको कर रहा है? तो जो आपकी ये क्लास थी, मतलब पेरेंट क्लास थी, उसको हम बेस क्लास कहते हैं, बेस क्लास कहते हैं या सुपर क्लास कहते हैं। ठीक है। और जो नई क्लास बन रही है उसको हम डिराइव्ड क्लास कहते हैं, या हम उसको सब क्लास कहते हैं। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा? सब क्लास। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर था। ये टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है, इस पर भी क्वेश्चन बनाया हुआ है। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मैंने आपको C++ के कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, वहां पर आप लोग चेकआउट कर दोगे। यहाँ पर बताना इस टाइम वेस्टेज। लेकिन मल्टीपल और हिरारिकल ये दोनों पढ़नी बहुत जरूरी है। मल्टीपल और हिरारिकल मैं आपको यहीं बता देती हूँ। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है? दो बेस क्लास हैं और जिनसे एक डिराइव क्लास बन रही है, यानी मोर देन वन बेस क्लास जिससे वन डिराइव क्लास बनती है, यानी मदर, फादर और चाइल्ड। चाइल्ड सिंगल है तो
वो इनहेरिटेंस जिसके अंदर एक से ज्यादा बेस क्लास होती है लेकिन वन डिराइव क्लास होती है, उसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहा जाता है। हिरारिकल में इसका उल्टा है, देखो ये हिरारिकल है, हिरारिकल में बेस क्लास एक है और डिराइव क्लास एक से ज्यादा है। ठीक है, अब क्या हुआ, पेरेंट एक है और चाइल्ड तीन है, सिंगल पेरेंट और चाइल्ड तीन। ओके, जब एक बेस क्लास के साथ मल्टीपल मल्टीपल डिराइव क्लासेस बनती हैं उसको हम हिरारिकल इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेव्स नॉन कॉन्टिग्यूअस क्लस्टर ऑन द हार्ड डिस्क। बात समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड डिस्क का समझ गए होगे आप क्वेश्चन। चलिए मैं ज़रा यहाँ पर बात कर लेती हूँ, हिंदी इंग्लिश में ही फंस जाऊंगी मैं तो, नहीं तो चलिए देखिए, कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिग्यूअस का क्या मतलब। कॉन्टिन्यूअस मतलब दिस, ऐसे कंटिन्यूटी में फाइल सेव है। कॉन्टिग्यूअस मतलब एक फाइल यहाँ है, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ है, इस तरीके से, ऐसे कॉन्टिग्यूअस होता है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाती हूँ। आप लोगों को ये बात पता होगी कि हार्ड डिस्क की जगह आज हम लोग एसएसडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं उस पर मैं आपको बात बता रही हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे। क्वेश्चन के तरीके अलग हैं लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदले हैं। मैं आज भी वही कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो मैं हमेशा से बताती आ रही हूँ। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना कॉन्सेप्ट नहीं बदल रही हूँ, मेरी कहानी वही रहेगी। लेकिन उस कहानी को अगर आप समझ लेते हैं तो आप इस तरीके के आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है, देखिए मेरी कहानी सुनेंगे जरा हम लोग। तो हमें ये पता है कि हार्ड डिस्क की जगह हम एसएसडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क की प्रोसेसिंग स्पीड स्लो है, इस वजह से। अब हार्ड डिस्क को प्रॉब्लम क्या हो गई, जो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो गई। तो पूरा हार्ड डिस्क का कॉन्सेप्ट जरा समझते हैं हम लोग। तो हार्ड डिस्क आपको कुछ इस तरीके की दिखती है, ये आपकी हार्ड डिस्क है। ठीक है, ऐसे शेप में हार्ड डिस्क है। ये जो दो प्लेट्स हैं सीडी की तरह, इसको मैकेनिकल प्लैटर कहा जाता है, इसको मैकेनिकल प्लैटर कहा जाता है। ओके, उसके बाद जो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रैक्स, इन्हें हम कहते हैं ट्रैक्स। और जब हम इनको छोटे छोटे पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देते हैं तो ये वाला जो एक पोर्शन है इसको हम कहते हैं सेक्टर, इसको कहते हैं सेक्टर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट फिजिकल स्टोरेज क्या है, ट्रैक या सेक्टर, सबसे छोटी इकाई यहाँ पर कौन है, ट्रैक है या सेक्टर है, तो सेक्टर है, क्योंकि सेक्टर तो एक ये है ना और ट्रैक्स तो बड़े हैं। तो स्मॉलेस्ट फिजिकल स्टोरेज क्या बनता है, सेक्टर। और डाटा कहाँ सेव होता है, फ्लॉपी डिस्क में भी और हार्ड डिस्क में तो सेक्टर्स में सेव होता है। अब हार्ड डिस्क को जब हम सेक्टर और ट्रैक में डिवाइड करते हैं, इस प्रोसेस को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन है, क्या है, डिवाइडिंग हार्ड डिस्क इनटू सेक्टर्स एंड ट्रैक्स। हार्ड डिस्क को सेक्टर और ट्रैक में डिवाइड करना फॉर्मेटिंग कहलाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को फॉर्मेटिंग कहते हैं। अब आगे चलते हैं। रेनॉल्ड बी जॉनसन इसका फाउंडर है। ठीक है, और हार्ड डिस्क को हम डाटा केबल के जरिए जोड़ते हैं मदरबोर्ड से। डाटा केबल तीन टाइप की होती है, साटा, पाटा और SCSI। इन तीनों की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी। SCSI की फुल फॉर्म HSSC ने पूछी है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। मैंने बोला है आप लोग नोट कर लेंगे, ऑनलाइन क्लास है, रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बात समझते हैं जरा। देखिए, तो मैंने आपको क्या बता दिया फिलहाल में कि भाई प्रोसेसिंग स्पीड स्लो है हार्ड डिस्क की। क्यों, तो पहली बार हम फाइल सेव कर रहे हैं हार्ड डिस्क में, तो फाइल कैसे सेव होगी, पहली फाइल, दूसरी फाइल, तीसरी फाइल, चौथी फाइल, यानी कॉन्टिन्यूअस फाइल सेव होगी क्योंकि पहली बार सेव कर रहे हो। लेकिन फाइल हमेशा ऐसी थोड़ी रहेंगी, आप डिलीट भी तो करोगे। तो मैंने फाइल को डिलीट कर दिया, दूसरी नंबर की फाइल मैंने डिलीट कर दी और दूसरी नंबर की फाइल 2 MB का स्पेस ले रही थी। अब मुझे एक पांचवी फाइल सेव करनी है जो 5 MB का स्पेस लेती है। अब हार्ड डिस्क इस नई फाइल को कैसे सेव करेगा, ये समझने वाली बात है। ठीक है, अब बीच में 2 MB की जगह खाली है। देखो अभी मेरा एग्जाम्पल है तो मैंने एक ही जगह खाली छोड़ी है। ऐसे तो हमारे फोन के अंदर कभी हम बैठ जाएं तो गैलरी में बहुत सारी चीजें इधर उधर डिलीट कर देते हैं, तो हमने डिलीट कर दी तो बीच में छोटी छोटी बहुत सारी जगहें बच जाती हैं, है ना। ऐसा हमारे साथ होता है, तो ऐसे ही हुआ, बहुत सारी बीच में छोटी छोटी जगहें बची हुई हैं।
अब आपको नई फाइल सेव करनी है, तो कैसे सेव करेंगे? इस 5वीं फाइल का 2 MB यहाँ सेव कर दिया जाएगा, और अगर बीच में और जगह होती तो 5वीं फाइल को टुकड़ों में बांटकर वहां सेव कर देते, और जो बच जाएगी उसको हम आखिर में सेव कर देंगे। कुछ इस तरीके से 5वीं फाइल सेव हो गई। ठीक है, अब मैंने सर्च में जाके 5वीं फाइल का नाम लिख दिया, अब मुझे लाके दो, मुझे चाहिए। तो इस टाइम तुम्हें क्या दिख रहा है कि 5वीं फाइल तो बिखरी हुई है, फ्रेगमेंटेड है और स्कैटर्ड है, यानी बिखरी हुई है और टुकड़ों में बटी हुई है। 2 टुकड़ों में बटी हुई है ना 5वीं फाइल, एक तो 2 MB का यहाँ पड़ा है और 3 MB का यहाँ पड़ा है। इस टर्म को डिस्क फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिस्क फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़ों में बांटना, तो फिलहाल तो वही किया हमने। तो डिस्क फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ? फाइल जो हो गई वो स्कैटर्ड हो गई। स्कैटर्ड मतलब बिखर गई, बिखर गई, और क्या हो गई? फ्रेगमेंटेड हो गई। फ्रेगमेंटेड मतलब टुकड़ों में बट गई। ठीक है, टुकड़ों में बट गई, उसे हम डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब जब हम फाइल की डिमांड करते हैं तो मुझे ऐसी बिखरी हुई थोड़ी फाइल वो लाके दे देता है, वो कलेक्ट करके फाइल आपको प्रोवाइड करता है, तो इसमें तो टाइम लगेगा ना। 5वीं फाइल को यहाँ से उठाना है, यहाँ से उठाना है, अगर इसके और टुकड़े हैं तो वहां वहां से भी उठाकर कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करना है। इस प्रोसेस को डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन क्या है? डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन मतलब कलेक्शन। मैं आपको आसान से आसान भाषा में समझा रही हूं। कलेक्शन ऑफ फ्रेगमेंटेड और स्कैटर्ड फाइल। जो आपकी टुकड़ों में बटी हुई फाइल थी और जो बिखरी हुई फाइल थी, उसको इकट्ठा करना डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट था, अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेव्स नॉन कॉन्टिग्यूअस क्लस्टर ऑन अ हार्ड डिस्क। अगर तुम देखो यहां पर क्या हो रखा है, नॉन कॉन्टिग्यूअस हो रखी है फाइल, क्या है? बिखर के पड़ी हुई है, कॉन्टिन्यूअस थोड़ी है। जो 5वीं फाइल है वो अलग अलग जगहों पर सेव है, तो नॉन कॉन्टिग्यूअस लोकेशन पर सेव है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी? फ्रेगमेंटेड फाइल कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑपरेशन इज वैलिड फॉर एग्रीगेट ऑपरेशन। एग्रीगेट ऑपरेशन का HSSC क्लर्क में क्वेश्चन है, डाटाबेस से क्वेश्चन है ये। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है? एग्रीगेट फंक्शन यूज होता है कैलकुलेशन के लिए। ये क्वेश्चन HSSC क्लर्क का था। कैलकुलेशन के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? एग्रीगेट करोगे। और एग्रीगेट में कौन कौन आता है? सम आता है, एवरेज आता है, काउंट आता है, मिन आता है और मैक्स आता है। ठीक है, तो आंसर निकल जाएगा इसका आप लोगों से, फर्स्ट वाला ही आ जाएगा आंसर, क्योंकि सिलेक्ट नहीं आता, ये नहीं आता और यहाँ पर ये नहीं आता, इसलिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेल से है। देखिए, तो सम निकालना है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में क्या दे रखा है? 5 कॉमा सम 2 7। तो सम निकालने के तरीके क्या है? इक्वल टू सम A1 कॉलन A4, मतलब A1 से लेकर A4 का सम निकाल दिया जाए, वैलिड। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, A1 से लेकर A4 का सम निकालना है, तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। ठीक है, उसके बाद और क्या वैलिड है? अगर आप सम लिख रहे हो A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4, ये 3 तरीकों से आप सम निकाल सकते हैं A1 से लेकर A4 तक। लेकिन जब आपने लिखा इक्वल टू सम A1 कॉमा A4, तो मतलब ये सिर्फ सम निकालेगा या तो A1 सेल का और A4 सेल का, बाकी सेल्स का नहीं, A1 से लेकर A4 तक। ठीक है, तो यानी A1 और A4 का सम निकालेगा, A1 से लेकर A4 तक नहीं। तो यहाँ पर क्या है? सम 2,7, यानी इन दोनों का सम होगा 2 प्लस 7। तो क्या आंसर आ जाएगा? इक्वल टू प्रोडक्ट 5,9 आ गया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, एनक्रिप्शन टर्म से क्वेश्चन है, और एनक्रिप्शन आप लोगों ने व्हाट्सएप पे डेफिनेटली देखा होगा, तो इसी की बात कर लेते हैं। और एनक्रिप्शन फिलहाल काफ़ी एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, एसएससी में भी क्वेश्चंस आए हैं 2024 और 25 में, तो चांसेस हैं इस क्वेश्चन का HSSC में पूछा जाने का। तो बात कर लेते हैं एनक्रिप्शन के बारे में। एनक्रिप्शन टर्म क्या होती है? इसमें प्लेन टेक्स्ट को
साइफर टेक्स्ट में बदला जाता है। ये तो डेफिनेशन हो गई, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदला जा रहा है। अब ये है क्या? तो अगर मैं ऐसे वर्ड लिख दूं तो ये तो हमसे सिक्योर है ही नहीं ना, हम सब इसको पढ़ पा रहे हैं, काफी आसान, पढ़ लिया। अब मैंने अगर इसको ऐसे चेंज कर दिया तो क्या आप इसको पढ़कर बता सकते हो कि ये वर्ड है? तो नहीं पढ़ सकते। तो यानी जब आप किसी टेक्स्ट को यहां से यहां बदल देते हैं, इस चीज को कहा जाता है एनक्रिप्शन। अगर मैं खाली आपको ये सेंड कर दूं तो आप इसको डिकोड नहीं कर पा रहे कि ये चीज वर्ड है, आपसे ये चीज सिक्योर होगी, इस चीज को एनक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन जब मैं इसकी की बता दूंगी कि जब @ लिखा होगा तब उसको वर्ड में कन्वर्ट कर लेना, जब हैश लिखा होगा तब उसको ओ में कन्वर्ट कर लेना, जब कॉपीराइट लिखा होगा तो आर में कन्वर्ट कर लेना, एंड लिखा होगा तो डी में कन्वर्ट कर लेना, तब आपको पता चल गया कि भाई ये तो जो लिखा हुआ था वो वर्ड था। ठीक है, तब आपने क्या किया, इस चीज को डिक्रिप्ट कर लिया की के जरिए। ओके, तो एनक्रिप्शन क्या है? प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलना। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो साइफर टेक्स्ट हो जाता है। अभी नहीं बन रहा, क्यों ना बन कर चले नहीं, वीएलसी ऑन हो गया था, वीएलसी प्लेयर ऑन हो गया था। चलो, तो एनक्रिप्शन दो टाइप का होता है, एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक। ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिमेट्रिक, 2 मिनट। एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है? सिमेट्रिक मतलब जब आप एक की का इस्तेमाल करते हैं एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, तब उसको सिमेट्रिक कहा जाता है। इसमें क्या है? वन की इज यूज्ड, मतलब एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए एक ही की का इस्तेमाल करेंगे। यानी घर को ताला लगाने के लिए एक ही चाबी है और उसको अनलॉक करने के लिए भी एक ही चाबी है, तो उसे कहा जाता है सिमेट्रिक। और एसिमेट्रिक को हम पब्लिक की एनक्रिप्शन कहते हैं, पब्लिक की एनक्रिप्शन कहते हैं। और इसमें दो कीज का इस्तेमाल किया जाता है। एक की को हम, एक की एनक्रिप्शन के लिए यूज होती है और उस की को हम पब्लिक रखते हैं। ठीक है, यानी जो ऑथराइज्ड लोग हैं उन सबको एनक्रिप्शन करने की बांट दो, घर को ताला लगाने की जो चाबी है वो सबको दे दो। ठीक है, एनक्रिप्ट करने की चाबी, घर को ताला लगाने की चाबी, घर के 4 मेंबर्स वही ऑथराइज्ड होंगे, उन्हीं को बांटनी है। ठीक है, और जो सेकंड की है, जो दूसरी की है डिक्रिप्ट करने की, यानी घर को खोलने की चाबी, उसको हमने प्राइवेट रखी है। यानी जो घर के ऑथराइज 4 मेंबर्स थे उनको भी नहीं दी, जो हेड ऑफ द फैमिली था सिर्फ अकेले बंदे को दी है। क्वेश्चन यहाँ कैसे बनता है कि पब्लिक की एनक्रिप्शन किसको कहते हैं? एसिमेट्रिक को कहते हैं। कौन सा टाइप का एनक्रिप्शन है? जिसमें सेम की का इस्तेमाल किया जाता है, सेम की कह लो या वन की कह लो, दैट इज सिमेट्रिक। ये एसएससी का क्वेश्चन था। उसके बाद कौन सी एनक्रिप्शन है जिसमें दो कीज का इस्तेमाल किया जाता है, एक को पब्लिक और एक को प्राइवेट रखा जाता है, वो एसिमेट्रिक। और ये जो हम एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर रहे हैं और हम लोग की में कन्वर्ट कर रहे थे, जैसे प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में, तो इनके कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, ये भी याद रखेंगे। तो आप लोग के लिए एक होमवर्क रहेगा, मुझे जरा कमेंट कर दीजिएगा। ये 3 एल्गोरिथम्स होते हैं, इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये 3 एल्गोरिथम है, आप लोग को मुझे डीईएस और एईएस का फुल फॉर्म बताना है, कमेंट करना है। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो हैं सिमेट्रिक एल्गोरिथम में आते हैं, ये सिमेट्रिक अप्लाई करते हैं, और आरएस से एसिमेट्रिक अप्लाई करता है। जैसे आपके पास क्वेश्चन पूछ लिया गया कि वो कौन सा एल्गोरिथम है जिसके अंदर 2 की का इस्तेमाल किया जाता है, तो मुझे पता है कि एसिमेट्रिक वाला तो आरएस से है, तो आंसर क्या हो जाता है? आरएस से। और आपसे पूछ लिया गया कि कौन सा ऐसा एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है जिसमें सेम की का इस्तेमाल होता है, तो मुझे पता है या तो डीईएस है या तो एईएस है, तो जो ऑप्शन में होगा वो आंसर। आरएसए का फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ, जो है रिवर्स्ड शामिर एंड एडलेमैन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास हम लोग इतनी ही रखेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छी लग रही है क्लासेस तो सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, थैंक यू सो मच। करो।